गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज महाविद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन। मैं गिरिराज सिंह आटिया, जो कि आपके यहाँ बॉटनी लेक्चरर हूँ। यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर चल रहा था हमारा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, उसमें यूनिट फर्स्ट चल रही थी। और यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने जो है माइटोसिस डिवीजन पढ़ा था, यानी कि समसूत्री विभाजन हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, पहली चीज तो मियोसिस डिवीजन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पेपर स्टार्ट करते हैं हम। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर है फर्स्ट सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। ये हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा था। दूसरी चीज इसमें देखिए, हम यूनिट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और यूनिट फर्स्ट का जो पेपर था हमारा वो पेपर है, यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक हमारा सेल डिवीजन चल रहा था। सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो माइटोसिस डिवीजन किया, यानी कि हमने माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन का अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस डिवीजन। ये हमारा आज का टॉपिक है। मियोसिस डिवीजन, जैसा कि आपको पता है कि मियोसिस शब्द देने का श्रेय जाता है फार्मर और मूरे को। यह आपको ध्यान रखना है, फार्मर और मूरे। इसका जो इसकी स्टडी की थी, इसका अध्ययन किया था, यह आपको पता होना चाहिए, वॉन बेनेडिन, और दूसरा जो था सहयोगी वो आपका था विनी वाटर और स्ट्रासबर्ग। इन्होंने जो है मियोसिस की कंप्लीट स्टडी, यानी कि स्टार्टिंग में जो स्टडी करने वाले थे, स्टार्टिंग में जिन्होंने इसका अध्ययन किया था मियोसिस का, वो था वॉन बेनेडिन, विनी वाटर और स्ट्रासबर्ग। पौधों में अध्ययन किया था, प्लांट्स में इसकी स्टडी की थी मियोसिस की, आपको पता होना चाहिए, स्ट्रासबर्ग। क्लियर? दूसरा, जंतुओं में जो एनिमल्स होते हैं उसमें अध्ययन करने का श्रेय जाता है, या जंतुओं में जिसने अध्ययन किया था उसका नाम था फ्लेमिंग। ठीक है? और शब्द किसने दिया था? फार्मर और मूरे। अब आगे हम बात करें, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। मियोसिस डिवीजन होता क्या है? देखिए,
मियोसिस डिवीजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित जो कोशिका होती है वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस डिवीजन दो प्रकार से होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। तो ये तो जैसे मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी कि डबल बार होता है। डिप्लॉइड सेल में ये डिवीजन डबल बार होता है, और डबल बार होने से यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और इससे क्या बन जाती है, चार हैप्लॉइड सेल, चार अगुणित कोशिकाएं बन जाती है, या हम कह सकते हैं कि चार अगुणित कोशिकाएं जो है वो किससे बनती है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से बनती है। क्लियर। दूसरी चीज, यहाँ पर जो पेरेंटल सेल होती है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, और जो डॉटर होती है, यानी कि जो संतति होती है, और जो जनक होते हैं, उनमें यानी कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल सेल की हाफ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो द्विगुणित कोशिका होती है, जो जनक कोशिका होती है, उसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन करवाया जाए तो उससे जो संतति बनती है, यानी कि जो सेल्स बनती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यानी कि जनक कोशिका से जो संतति कोशिकाएं बनती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। यानी कि डिप्लॉइड जो सेल होती है वो चार हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हो गया सिंपल सी बात। इसका सिंपल जो नॉलेज था, सिंपल जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको बता दी है कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक की आधी होती है। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बारे में जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो तो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। देखो, आप इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो शब्द किसने दिया था, अध्ययन किसने किया था, प्लांट्स में इसकी स्टडी किसने की, एनिमल्स में इसकी स्टडी किसने की। ये दूसरी चीज़, ये किन कोशिकाओं में होता है, मतलब डिप्लॉइड सेल में तो होता ही होता है, मतलब ये तो कंडीशन है ही कि वो डिप्लॉइड सेल में हो रहा है, या ऐसे मान लो, पर वो कौन सी कोशिकाओं में होता है, कौन सी जगह होता है, तो आपको पता है जनन कोशिकाओं में होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, जनन कोशिकाओं में ये होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब युग्मक निर्माण होता है, विनीवॉटर एक साइंटिस्ट था ना, ये वाला विनीवॉटर, इसने ये कहा था कि जब युग्मक निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो युग्मक बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जब होता है जो जनरेटिव सेल्स में, तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि युग्मक निर्माण के समय जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो गैमेट्स बनते हैं, जो युग्मक बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जब होते हैं, तो उन गैमेट्स में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी होती है, हाफ होती है। यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जो जनन कोशिकाओं में ये डिवीजन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो स्थल है, या हम ये कह सकते हैं किन कोशिकाओं में संपादित होता है, तो जनन कोशिकाओं में। ये जनन कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन होता है। ये तो बात करें हम सिंपल, अगर इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि भाई इसमें क्या क्या होता है, कैसे कहाँ हो रहा है, कौन सी कोशिकाओं में होता है, किसने अध्ययन किया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आगे हमारा टॉपिक चलता है, देखिए परिभाषा, डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होगी। परिभाषा हो गई है कि परिभाषा में आप क्या बताओगे कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है, उसे हम अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन कहते हैं। अब मियोसिस डिवीजन जो होता है वो दो टाइप से या दो भागों में बांटा गया है।
तो मियोसिस फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है मियोसिस फर्स्ट। हेटेरोटाइपिक एक होता है मियोसिस सेकंड, होम्योटाइपिक। या आपको इसे बोलते हैं, जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड हो गया है ना, हेटेरोटाइपिक को विषमांगी, इसे सम्मांगी। अब ये चीजें हम आगे देखेंगे, सम्मांगी क्या है, होम्योटाइपिक क्या है ना, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। आपको ध्यान रखना है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। हिंदी में अगर बात करें, इसे बोलते हैं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, क्लियर। दूसरा इसे बोलेंगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। अब आगे हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मियोसिस फर्स्ट। देखते हैं क्या होता है मियोसिस फर्स्ट। ध्यान देना, आपने अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा। एक तो आपने बताया मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकंड। तो पहला जो फर्स्ट स्टडी हम करेंगे वो करेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मियोसिस फर्स्ट को हेटेरोटाइपिक डिवीजन के नाम से भी जाना गया है। उसमें होता क्या है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डिप्लॉइड सेल होती है वो हैप्लॉइड सेल में बदलती है, यानी कि द्विगुणित कोशिका से क्या बन जाता है, अगुणित कोशिकाएं बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है हेटेरोटाइपिक डिवीजन। तो यहां लिख देते हैं हम प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, ये आपका टॉपिक है। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है, तो प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, इसी प्रकार एनाफेज फर्स्ट है, इसी प्रकार टेलोफेज फर्स्ट है, और एक आता है आपका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ठीक है। अब उप प्रावस्थाएं या उप अवस्थाएं, सबफेजेज यानी कि उप प्रावस्थाएं, प्रोफेज फर्स्ट की उप प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है आपका लेप्टोटीन, ये सबफेजेज है। दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पेकाइटीन, पेकाइटीन, ठीक है। इसी प्रकार आती है आपकी डिप्लोटीन, पांचवी है डायकाइनेसिस, ये उप प्रावस्थाएं हैं या उप अवस्थाएं किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस फर्स्ट है, और मियोसिस फर्स्ट में आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये फर्स्ट आपने लिख दी सारी। अब इस प्रोफेज फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायनामिक्स, ठीक है। तो एक एक यहाँ प्रोफेज फर्स्ट की जो उप अवस्थाएं हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, है ना, ये स्टार्ट, तो सबसे पहले जो स्टार्ट टॉपिक है हमारा वो है लेप्टोटीन। ये आपकी फर्स्ट जो है प्रोफेज फर्स्ट में उप अवस्था आ गई आपकी लेप्टोटीन। देखते हैं लेप्टोटीन में क्या है। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें, लेप्टोटीन पॉइंट हमारा चल रहा है, प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। लेप्टोटीन, अब लेप्टोटीन में सबसे पहले ये जो होती है इसकी आकृति, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो पतले फीते नुमा आकृति के नजर आते हैं, या हम कह सकते हैं पतले फीते नुमा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें है क्रोमेटीन जाल, क्रोमेटीन जो नेट होता है, क्रोमेटीन जाल गुणसूत्रों में बदल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्रोमेटीन आपको पता है, क्रोमेटीन नाम देने का श्रेय फ्लेमिंग को जाता है, और यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं जो धागेनुमा आकृति में होते हैं, ऐसे ये ऐसे, तो ये क्रोमेटीन होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं अगर धागेनुमा आकृति में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन नेट यहाँ पर जो होता है, वो क्रोमेटीन जो नेट होता है वो किसमें बदल जाता है, चेंज बाई क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों में बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रोमेटीन जो था, क्रोमेटीन यानी कि गुणसूत्र धागेनुमा आकृति में थे जो कंप्लीट गुणसूत्र में बदल जाते हैं। दूसरी चीज इसमें आगे बात करें, क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं, क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं। अब क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, जो गुणसूत्र के अंदर आपको पता है दो क्रोमोनिमा जो होती है, उस क्रोमोनिमा के ऊपर दाने रूपी जो संरचनाएं होती है उसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। यानी कि अपनी भाषा में इसको सिंपल लैंग्वेज में जीन भी कहते हैं। या आपको ध्यान रखना है जीन आपको पता है कि आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करने की इकाइयां हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका निर्धारण या उनको कंट्रोल करने का कार्य जीन का होता है। तो यहाँ पर जो जीन होती है वो क्रोमोमियर्स ही होती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें आगे, तारककाय गुलदस्ते जैसा दिखाई देता है, तारककाय सेंट्रोसोम, ध्यान रखोगे आप, सेंट्रोसोम, तो तारककाय गुलदस्ते जैसा दिखाई देता है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, गुलदस्ता अवस्था, यानी कि गुलदस्ता अवस्था भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जो लीलियम जो प्लांट्स हैं, लीलियम में केंद्र के गुणसूत्र जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, लीलियम जो प्लांट्स होते हैं उसमें गुणसूत्र केंद्र के एक कोने में एकत्रित होते हैं या हो जाते हैं। तो यहां पर जो रचना बनती है, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है, वो स्ट्रक्चर बनती है आपकी बुके अवस्था। बहुत अच्छी चीजें हैं ये बुके अवस्था,
और लास्ट में बात आती है जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम, गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हमारे सामने आई है, यहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अब इसको समझना है हमारे को, ये क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को हम यहां समझते हैं बोर्ड पर। ये सेल, कोशिका, और कोशिका में ये न्यूक्लियस, ये सेंट्रियोल, आपको ध्यान रखना है सेंट्रियोल, ठीक है। यहां पर गुणसूत्र, ये क्रोमोमियर्स और ये केंद्रिका न्यूक्लियस। तो ये तो केंद्रिका हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, क्रोमोसोम, ये क्या हो गई, सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या हो गई, क्रोमोमियर्स या सूत्रकणिकाएं, सॉरी रचनाएं, मोटी रूपी से रचनाएं, क्रोमोमियर्स। ये न्यूक्लियर प्लाज्मा। तो यहां पर क्या हुआ कि क्रोमोसोम कैसे, देखो नेट नहीं है यहाँ, क्रोमोसोम नेट नहीं है, यानी कि गुणसूत्र जो है धागेनुमा आकृति में ना होकर यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो डिप्लॉइड आपको दिखाई दे रहे हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, केंद्रिका भी आपको दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि केंद्र कला जो है वो भी आपको दिखाई दे रही है, सेंट्रियोल भी आपको प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। क्रोमोमियर्स जो है दाने रूपी संरचनाएं, जो जिन्हें हम जीन के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए, यहाँ पर जो तारकाय है वो गुलदस्ते अवस्था जैसे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर लीलियम जो प्लांट्स होते हैं, लीलियम प्लांट्स के अंदर आपको लीलियम प्लांट्स जितने भी हैं जिनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्र के कोने में एकत्रित हो जाते हैं, बुके स्टेज जिसे हम बोलते हैं, और गुणसूत्र डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर क्रोमेटिन नेट जो होता है गुणसूत्रों में बदल जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये लेप्टोटीन स्टेज में है, यानी कि उप अवस्था है। मैंने अभी आपको बता दिया कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है, उसकी प्रोफेज जो फर्स्ट होती है, उस प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था होती है, सब फेज जो होती है, उसे हम लेप्टोटीन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो इसका डायग्राम है लेप्टोटीन का, और ये इसके कमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम जाइगोटीन पे जाते हैं, दूसरी उप अवस्था की बात कर रहे हैं हम। देखिए आगे हम बात करें, दूसरी उप अवस्था है जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो जाइगोटीन होती क्या है, जाइगोटीन में होता क्या है। देखो जाइगोटीन, पहले तो आप एक एक चीज को आप बारीकी से ले देखो। आपने क्रोमेटिन लेप्टोटीन में क्या देखा, जो गुणसूत्रों का जाल था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंटरफेज होती है उसमें क्रोमेटिन जाल आकृति में होते हैं। तो जो गुणसूत्र जो होते हैं लेप्टोटीन, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जो होता है, प्रोफेज फर्स्ट में जो लेप्टोटीन है, उसमें क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है, जो नेट होता है, क्रोमेटिन जो जाल होता है, वो जो जाल होता है वो जाल किसमें बदल जाता है, गुणसूत्रों में बदल जाता है, और ऐसे गुणसूत्र डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको ध्यान रखना है कैसी उसकी व्यवस्था है, उनका क्या स्टेप अरेंजमेंट है, वो सारी चीजें हमारे क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो लेप्टोटीन में गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो
डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या होते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, वो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आते हैं। आपको पता होना चाहिए पास में आने का रीजन क्या है। पास में आने से मतलब है कि जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है, आनुवांशिक जो पदार्थ होता है, उसका आदान प्रदान हो सके। नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ताकि हम इस चीज को यूं भी कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आते हैं। ये हमारे दिमाग में आया है। अब हम आगे बात करें कि जाइगोटीन में सबसे पहले कंडीशन क्या होती है। जाइगोटीन में सबसे पहले कंडीशन है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में आते हैं। ठीक है, अब समजात गुणसूत्रों का जब पास में आ जाते हैं तो समजात गुणसूत्रों के युग्म को, समजात गुणसूत्रों के युग्म को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट, यह आपको ध्यान रखना है। समजात गुणसूत्रों के युग्म को क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। दूसरी चीज, बाइवेलेंट जो होते हैं, एक जो बाइवेलेंट होता है, एक समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है, बाइवेलेंट से मतलब होता है समजात गुणसूत्रों का जोड़ा, जो कि अभी डायग्राम में हम समझ लेंगे। तो समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है उसका जो पेयर होता है, ठीक है ना, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम द कॉल्ड ऑफ द बाइवेलेंट, यह आपको ध्यान रखना है। तो समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है उसे बाइवेलेंट कहते हैं। और एक बाइवेलेंट के अंदर, एक बाइवेलेंट के अंदर, एक बाइवेलेंट में आपको ध्यान रखना है 4 क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड्स, सॉरी 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये हम डायग्राम में देख लेंगे अभी। अब आगे बात करें हम कि जो दूसरी चीज यहां पर आपको ध्यान, एक चीज और हमारे को ध्यान रखनी है। जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, जब समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है या समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, तो वो क्या आपस में क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। युग्मन से मतलब होता है मिलना, यानी कि युग्मन को बोलते हैं सिनेप्सिस। हिंदी में भी अपन लिख सकते हैं इसको युग्मन, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो मिलते हैं। अपनी भाषा में इस चीज को क्या लिखेंगे, मिलना। समजात गुणसूत्रों का मिलना क्या होता है, सिनेप्सिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिनेप्सिस जो इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किया था मूरे ने, या आपको ध्यान रखना है। सिनेप्सिस के बारे में मूरे ने बताया था, या हम कह सकते हैं कि मूरे ने सिनेप्सिस की खोज की थी। अब इसके बाद में आगे बात करें, जो सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस का मतलब होता है मिलना, यानी कि समजात गुणसूत्रों का मिलना। तो मिलने के कई तरीके हैं, जैसे रैंडम। तो रैंडम में क्या होता है, रैंडम सिनेप्सिस में क्या होता है कि गुणसूत्र जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि जो समजात गुणसूत्र है, वो कहीं से भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मतलब गुणसूत्र का कोई सा भी भाग हो, कोई सी भी जगह है, जैसे सेंट्रोमियर वगैरह है, उसमें वो उसकी आर्म भुजाएं वगैरह है, ठीक है ना, उसके सैटेलाइट्स हैं। मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो कहीं से भी मिल सकता है। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी मिलना। वैसे यादृच्छिक बोलते हैं इसको रैंडम। तो गुणसूत्र कहीं से भी, एक समजात गुणसूत्र कहीं से भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोई से भी ऐसे स्थान से भी मिल सकते हैं। दूसरा इसमें आता है सेंट्रोमियर पोजीशन का, यानी कि जब समजात गुणसूत्र जब सेंट्रोमियर से जुड़ते हो तो प्रोसेंट्रिक टाइप बोल सकते हो आप उसको, यानी कि समजात गुणसूत्र एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि कहाँ से मिल रहे हैं, सेंट्रोमियर से। ठीक है, इसी प्रकार प्रोटर्मिनल टाइप्स होते हैं। प्रोटर्मिनल सिनेप्सिस भी हम बता सकते हैं। प्रोटर्मिनल का मतलब होता है जब भुजाएं आपस में, समजात गुणसूत्रों की भुजाएं जब आपस में मिलती हो, एक दूसरे से भुजाओं से आकर मिले। जैसे मान लो ये कंडीशन, ये मान लो आपके पास एक क्रोमोसोम ये है आपके पास, अब दूसरा क्रोमोसोम मान लो ये है आपके पास है,
तो यहाँ पर जो मिलना हो रहा है वो सेंट्रोमियर से मिलना है। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, दोनों गुणसूत्र जो होते हैं, ये दोनों जो गुणसूत्र है वो किससे जुड़ रहे हैं? गुणसूत्र बिंदु से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर से जुड़ना हो गया यहाँ पर। दूसरा, जैसे टर्मिनल, प्रोटर्मिनल से मतलब होता है जब भुजाएं आपस में मिले, यानी कि जब गुणसूत्र की भुजाएं एक दूसरे से मिले और किसी भी जगह से नहीं मिले। जैसे मान लो आपके पास ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है? सिचुएशन यहाँ है कि यहाँ पर भुजाएं आपस में मिल रही है, तो प्रोटर्मिनल कंडीशन आप इसे बता सकते हो। तीसरा इसमें होता है रैंडम टाइप्स। रैंडम टाइप से मतलब वो कहीं से भी मिले, गुणसूत्र के किसी भी एक भाग से अगर वो मिले तो रैंडम टाइप्स अपन बता उसे कह सकते हैं। ठीक है ना, तो सिनेप्सिस के बारे में हो गया, युग्मन या मिलना, और मिलने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया है। और सिनेप्सिस की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो है म्यूरे को। म्यूरे साइंटिस्ट का ये हो गया है। अब इसके अपन डायग्राम की बात करें कि डायग्राम में क्या होता है। देखिए, पहले अपन इसके डायग्राम के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। जाइगोटीन में डायग्राम देखेंगे। ये तो है तारक केंद्र, सेंट्रियोल। क्लियर, ये सेंट्रियोल है। अब इसमें समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बाइवेलेंट ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम और दूसरा ये क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे? बाइवेलेंट। ये बाइवेलेंट हो गया। इसी प्रकार और भी बढ़ा देते हैं हम लोग, बाइवेलेंट ये एक बाइवेलेंट और बना देते हैं इधर। और ये केंद्रिका न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपके क्रोमोसोम। ठीक है, ये केंद्र। क्लियर, तो यहां पर क्या हुआ? जाइगोटीन में आपको बताना है समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आते हैं। जब पास में आते हैं तो सिनेप्सिस होता है। और सिनेप्सिस के बारे में बात करें तो म्यूरे, सिनेप्सिस म्यूरे आपको ध्यान रखना। तीसरी चीज, जब पास में आते हैं तो सिनेप्सिस होता है, युग्मन होता है। युग्मन का प्रकार मैंने आपको बता दिया है, मिलना। और मिलने से मतलब होता है रैंडम टाइप है, प्रोटर्मिनल टाइप्स है, प्रोसेंट्रिक टाइप्स है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको दूसरी चीज इसमें आपको मैंने बता दिया है कि जाइगोटीन में हमेशा बाइवेलेंट बनेगा, और बाइवेलेंट जो बनेगा उसमें 4 क्रोमेटिड आपको दिखाई देंगे। जैसे कि 4 क्रोमेटिड्स की बात करें, 1 2 3 4,
4 क्रोमेटिड्स हैं, अपने अपने जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए हैं, जिसे गुणसूत्र बिंदु बोल दो चाहे सेंट्रोमियर बोल दे, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एक पेयर होता है, एक जोड़ा, जिसे जोड़ा बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, उसे अपन ध्यान रखना बाइवेलेंट कहते हैं। ये आपका जाइगोटीन कंडीशन हो गई है, जाइगोटीन की बात हो गई है। अब आगे बात करें पेकाइटिन। आपको ध्यान रखना है पेकाइटिन स्टेज चलेगी अब, और आपको पता है कि पेकाइटिन तीसरे नंबर की है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकाइटिन। पेकाइटिन का जो सिंपल लैंग्वेज में वो बात करें, मोटा फीटा, ध्यान दो, मोटा फीटा से मतलब है कि गुणसूत्र जो होते हैं यहाँ पर छोटे और मोटे होते हैं। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे और मोटे। यह आपको ध्यान रखना है, गुणसूत्र कैसे होते हैं, छोटे और मोटे होते हैं। दूसरा, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात होमोलोगस क्रोमोसोम, आपको ध्यान रखना है, समजात को आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोलोगे। समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो किस कंडीशन में होंगे, टेट्राड पोजीशन में। यानी कि आपको ध्यान रखना है, टेट्राड से मतलब क्या है, टेट्राड से मतलब क्या है, चतुष्क। आपको ध्यान रखना है टेट्राड, टेट्राड से मतलब है चतुष्क, चतुष्क के रूप में होते हैं ये, या आपको ध्यान रखना है टेट्राड चतुष्क। चतुष्क का मतलब 4 क्रोमेटिड्स, सीधी सी बात है। दूसरी चीज जो होती है, जब समजात गुणसूत्र पेकाइटिन में एक दूसरे से पास में आते, सिनेप्सिस हुआ था, मिले थे वो, तो मिलते हैं तो एक काम और हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। तो आपको ध्यान रखना है, जो समजात गुणसूत्र जो होते हैं, समजात होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर के मध्य डीएनए या जीन, एक ही बात है, का आदान प्रदान, यानी कि क्रॉसिंग ओवर, आदान प्रदान, यानी कि उसे क्या बोलोगे, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दूसरी चीज इसमें बोलते हैं इसे जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन। ध्यान रखोगे, जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन, या आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन से मतलब क्या है, जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन से मतलब क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन, आनुवंशिक पुनर्योजन, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन बता सकते हो आप इसको। अब बात करें हम लोग, अब जैसे डायग्राम में अगर बात करें इसका, देखिए ये हमारे पास सिंपल हम डायग्राम ले रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर चीज समझ में आए। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम मैंने ये ले लिया, दूसरा क्रोमोसोम मान लो ये ले लिया, 2 क्रोमोसोम हमने यहाँ लिए हैं, ठीक है, ये लो सर। अब इसके बीच में आगे अपन करें, क्रॉसिंग ओवर करवाना है, तो
ये क्रोमोसोम हमने ले लिया एक, तो एक क्रोमोसोम ये ले लिया, दूसरा क्रोमोसोम हमने ये ले लिया। ये लो ऐसे मान दो आपने होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिए। अब आप क्या करोगे, ठीक है, दूसरे का इधर कर लेते हैं अपन, और इधर वाला इधर कर देते हैं। ये देख लो आप, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर एक तो यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, ये तो सेंट्रोमियर है, तो यहां हो गया जीन या क्रॉसिंग ओवर लिख देता हूं मैं, क्रॉसिंग, और यानी कि जीन विनिमय यहां दो जगह हो रहा है, एक तो ये पोजीशन है, एक तो यहां हो रहा है। अब यहाँ पर जिनके बीच में, जिन गुणसूत्रों के जिन सिरों में, जिन गुणसूत्र की जो भाग हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं, हाफ क्रोमेटिड्स से हुआ, तो जहाँ पर जो गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड्स हैं, जिन क्रोमेटिड्स के अंदर अगर जीन विनिमय हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर। तो यह आपको ध्यान रखना है, नॉन सिस्टर का मतलब एक तो ये हो गया नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आपको ध्यान रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मतलब होता है गुणसूत्र के जिन भाग, जो या अपन ये कह सकते हैं जिन गुणसूत्र के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं, उनके बीच में अगर जिनों का आदान प्रदान हो रहा है, उसे हम बोलेंगे नॉन सिस्टर, ठीक है। और जहां पर जिनके बीच में आदान प्रदान नहीं हो रहा है, जैसे यहां देखो, यहां अगर बात करें, इनमें सब में हो रहा है, ठीक है, इसमें इस भाग में हो रहा है, इसमें सब में, इसमें इस क्रोमोसोम में हो रहा है, पर यहाँ पर जैसे मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये गुणसूत्र है, तो यहाँ पर इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर पार्ट। यह आपको ध्यान रखना है, सिस्टर पार्ट। तो गुणसूत्र का वह भाग या वह भुजा जिसके अंदर जीन विनिमय हो रहा हो, या जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन हो रहा हो, या जहां पर डीएनए का आदान प्रदान हो रहा हो, या जहां पर जीन विनिमय हो रहा हो, वो भाग उसका नॉन जेनेटिक्स क्रोमेटिड्स कहलाता है। और जहां पर जिस भाग में जीनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं। तो एक तो कंडीशन हमारे सामने ये हो गई है। तो ये तो हो गया आपका पेकाइटिन। तो पेकाइटिन में हमेशा ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर, ये शब्द पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर शब्द देने का श्रेय मॉर्गन और पोसेल को जाता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इस क्रॉसिंग ओवर के बारे में जो बताया था, किसने बताया, मॉर्गन और पोसेल। यह आपको ध्यान रखना है, मॉर्गन और पोसेल ने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। ये आपका जो है पेकाइटिन उप अवस्था कंप्लीट हो जाती है। अब आगे बात करें हम डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, देखिए भाई, डिप्लोटीन में अगर बात करें हम, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं द्विपट, डिप्लो, द्विपट अवस्था। देखिए भाई, क्रॉसिंग ओवर आपने कर दिया, यानी कि समजात गुणसूत्र लेप्टोटीन में पास में आए, लेप्टोटीन में गुणसूत्रों में बदले, क्रोमेटिन गुणसूत्रों में बदले। उसके बाद में आपका जाइगोटीन आया, जाइगोटीन में वो एक दूसरे के पास में आए, ठीक है। इसके बाद में डिप्लोटीन जो कंडीशन आई, पेकाइटिन आई, पेकाइटिन में वो जब पास में आए तो क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब वो एक दूसरे से अलग हटेंगे, यानी कि जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के लिए ही गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आते हैं।
अब आगे बात करें हम द्विपट अवस्था। द्विपट अवस्था में अगर बात की जाए, सबसे पहले समजात गुणसूत्र के अंदर प्रतिकर्षण होता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो वो अलग हटेंगे, सीधी सी बात है, डायग्राम में देख लेंगे कैसे। दूसरा, जब वो अलग हटेंगे तो काइजमेटा, आपको ध्यान रखना है, काइजमेटा जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो काइजमेटा क्रॉस दिखाई देते हैं, तो काइजमेटा क्रॉस आपको मिलेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज अगर बात की जाए, काइजमेटा जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, काइजमेटा जो होते हैं, काइजमेटा की संख्या गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। जितना बड़ा गुणसूत्र होगा उतने ही काइजमेटा आपको यहाँ पर क्रॉस दिखाई देंगी। तो काइजमेटा की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यह आपके लिए ध्यान देना, गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। जितना बड़ा गुणसूत्र होगा उतने ही काइजमेटा क्रॉस आपको यहां दिखाई देंगे। अब डायग्राम में हम देखें, चित्र में समझें इसको। देखो, ये कोशिका हो गई, ये सेंट्रियोल, यहां पर क्या हो जाएगा? काइजमेटा क्रॉस। ये आपको ध्यान रखना, ये काइजमेटा क्रॉस है साहब, ठीक है ना। ये वाला, ये जहां मिल रहे हैं ना, वो कंडीशन जहां होमोलोगस क्रोमोसोम जो मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये काइजमेटा क्रॉस बनते हैं, ठीक है। ये इसमें केंद्रिका वगैरह है ही, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही, केंद्र झिल्ली आप जिसे बोल रहे हो, ये न्यूक्लियर प्लाज्मा है। अब बात करें कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आए थे, किसमें? उसमें लेप्टोटीन जाइगोटीन में, पेकाइटीन में, उनके बीच में गुणसूत्र जो है, गुणसूत्रों के मध्य डीएनए या जीनों का आदान प्रदान हुआ। अब जीनों का आदान प्रदान हो गया तो डिप्लोटीन में द्विपट अवस्था में क्या करेंगे? वो एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि उनका काम हो चुका, और उनका काम क्या था? जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर करना। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो वो एक दूसरे से पास में थे, मतलब दूर हटेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या हो गया? प्रतिकर्षण बल हो गया। अब प्रतिकर्षण बल के द्वारा वो क्या करेंगे? एक दूसरे से अलग हटेंगे। अलग हटेंगे तो जब वो अलग हटते हैं उस टाइम कुछ संरचनाएं बनती है, कुछ स्ट्रक्चर बनती है, वो संरचना जो होती है वो काइजमेटा होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो काइजमेटा के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले
जॉनसन जॉनसन जो साइंटिस्ट थे, जोहेंसन भी जिसे आप बोलते हो, जोहेंसन, उन्होंने सबसे पहले काइजमेटा कोष के बारे में बताया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। काइजमेटा कोष ये आपका कंप्लीट हो गया। डिप्लोटियन में बस आपको इतना ही बताना है, काइजमेटा कोष दिखाई देते हैं। काइजमेटा क्यों बनते हैं, काइजमेटा कोष क्यों बनते हैं, उसका रीजन आपको बताना है कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, होने के पश्चात वो क्या करेंगे, उनके अंदर प्रतिकर्षण बल हो जाता है। तो प्रतिकर्षण बल होने के कारण वो एक दूसरे से अलग हटते हैं, और जब वो अलग हटते हैं तो काइजमेटा कोष बनते हैं। ठीक है। काइजमेटा कोष की जो संख्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो अब आगे इसमें अगर बात की जाए, हम जब काइजमेटा कोष बनते हैं, बन गए, अब यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, टर्मिनेशन से मतलब होता है उपांति बॉन्ड। यानी कि उपांति बॉन्ड क्या होता है, उपांति बॉन्ड से मतलब होता है कि जब काइजमेटा कोष भुजाओं से बाहर निकल रहे हो, मतलब सेंट्रोमेर की तरफ से बाहर निकल रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपांति बॉन्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उपांति बॉन्ड की जो कंडीशन होती है, जब काइजमेटा सिरों से बाहर निकलते हैं तो उसे हम उपांति बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। आगे बात करें हम, अब उपांति बॉन्ड हो गया है आपका, तो डिप्लोटियन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब डिप्लोटियन के बाद में अगर बात करें हम लोग, इक्वेशन कई बार पूछी जाते हैं, काइजमेटा कोष के बारे में किसने बताया है, हाँ जोहेंसन ने बताया था, ठीक है, इसके बारे में बताया। काइजमेटा कोष अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी उपावस्था में दिखाई देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, डिप्लोटियन में दिखाई देती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में पूछते हैं, तो इन चीजों को आप बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ोगे। आगे आता है आपका डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। डाइकाइनेसिस को बोलते हैं पारगतिक्रम, ये पॉइंट है। देखिए भाई, पारगतिक्रम से मतलब क्या है, डाइकाइनेसिस, यहां पर गुणसूत्र एक तो अधिक छोटे हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी देखो क्या क्या चीजें हो जाती है। अब प्रोफेज आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब समसूत्री विभाजन में हमने देखा था, प्रोफेज में लास्ट एंड में, प्रोफेज की लास्ट एंड में क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन की बात कर रहा हूं, समसूत्री विभाजन में प्रोफेज लास्ट के अंदर आपको पता है कि दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन का मतलब होता है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि केंद्र झिल्ली और केंद्रिका दोनों लुप्त हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेप है किसकी, उपावस्था की। और किसकी कौन सी उपावस्था, मतलब कौन सी उपावस्था, डाइकाइनेसिस उपावस्था है, और किसकी है, प्रोफेज फर्स्ट की। अब यानी कि कंप्लीट होने वाला है प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है ना, तो यहाँ पर जो कंडीशन चलेगी वो कंडीशन क्या चलेगी, एक तो केंद्र झिल्ली और केंद्रिका, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका लुप्त, ठीक है। गुणसूत्रे अधिक मोटे, गुणसूत्र अधिक छोटे, गुणसूत्र यहां पर छोटे हो जाएंगे। तीसरी तंतु स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, का निर्माण प्रारंभ, यह आपको डाइकाइनेसिस में। तो यहां पर सीधी सी बात है, आप डायग्राम बना दो। इस डायग्राम में आपको क्या बता देना है, एक तो केंद्र झिल्ली लुप्त हो गई है, बिल्कुल ये लुप्त कर दी, ठीक है। और ये फिर क्रोमोसोम बना दो आप,
केंद्रिका भी क्या हो जाएगी, लुप्त। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, शॉर्ट डायग्राम में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये डाइकाइनेसिस जो है आपका कंप्लीट होता है, केंद्र झिल्ली केंद्रिका वगैरह लुप्त हो जाती है। ये जो था, ये था आपका प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाएं। तो ध्यान रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ तक आपको उप अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। कौन सी उप अवस्थाओं में क्रॉसिंग ज़्यादातर पूछते हैं, वो ये पूछते हैं क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, काइजमेटा क्रॉस कहाँ बनते हैं, सिनेप्सिस कहाँ होता है, कौन सी उप अवस्थाओं में होता है। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखोगे तब जाकर के समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी चीज़ देख लोगे, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लोगे और फिर वीडियो नहीं देखोगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। देखो आगे बात करें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की बात करेंगे अब, सॉरी मेटाफेज, अभी सेकंड का मेटाफेज और मेटाफेज, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी है आपने, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी है, तो दूसरी जो आती है वो आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बारे में अब देखिए, मेटाफेज फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो गुणसूत्र जो होते हैं वो विषुवत रेखा पर आ जाते हैं, मध्य पटरेखा पर। गुणसूत्र या गुणसूत्रों का मध्य पटलिका, मिडिल लेमला पर एकत्रित, ठीक है। दूसरा, गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती है, गुणसूत्रों की जो आम भुजाएं, गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य पटलिका की तरफ या विषुवत रेखा की ओर, और ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या बात करोगे आप, अब देखिए इसमें डायग्राम बात करें तो डायग्राम में सिंपल डायग्राम है इसका, ये तो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, दो सेंट्रोमियर यहाँ हो गई, यहाँ पर ये ऐसे बना दो, आप पूरी कोशिका बना दो, यहाँ पर मध्य पटलिका पर आप व्यवस्थित करोगे क्रोमोसोम को। तो कोशिश करना कि डायग्राम ये ठीक है ना। तो ये मध्य, ये आपका देखो ये हो गए गुणसूत्र क्रोमोसोम मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो गए, क्रोमोसोम लिख देता हूं इनको। तो यहाँ पर गुणसूत्र देखो, ये मध्य पटलिका, ये बोल ये मध्य पटलिका होगी, तो मध्य पटलिका पर गुणसूत्र दिखाई देते हैं। भुजाएं की आपको पता है मध्य पटलिका की तरफ ही होती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये मेटाफेज और एम प्लेट यानी कि मेटाफेज प्लेट का निर्माण भी यहाँ होता है, जो कि समसूत्री विभाजन के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। आगे बात करें, मेटाफेज में आपका कंप्लीट हो गया कि मेटाफेज में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट ही आएगी क्योंकि आपने क्या पढ़ा, प्रोफेज फर्स्ट, क्लियर। फिर दूसरे आ गए आपकी
प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्थाएं आपने पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ लिया मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट जो है उसकी अवस्थाओं के नाम है, उसकी प्रवस्थाएं कौन कौन सी है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे का जो वीडियो है वो आगे का वीडियो जो है एनाफेज से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।